आज डी मार्ट का आईपीओ खुला, वो तो आपको ट्रॉली देगा सामान रखने के लिए, लेकिन जो सामान आप रखेंगे ना वो महंगा होने जा रहा है। वो 6 से 7% महंगा हो जाएगा। यानी कि ट्रॉली तो आपको मिल जाएगी लेकिन उसमें सामान शायद थोड़ा कम ना हो जाए। गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, नेस्ले सभी ने संकेत दिए कि दाम 6 से 7% बढ़ सकते हैं और वजह बढ़ती लागत बता रहे हैं। आइए पहले सुन लेते हैं एफएमसीजी कंपनीज ने क्या कहा और उसके बाद कौस्तुभ पावस्कर हमारे साथ होंगे, शेर खान के एफएमसीजी एनालिस्ट हैं, उनसे जानेंगे कि फ़र्क कितना पड़ने वाला है। पहले बाइट सुनते हैं। इनपुट कॉस्ट ऑब्वियसली हाई है। पहले हमारा फोकस सबसे ज़्यादा है कि वॉल्यूम ग्रोथ का रिकवरी हो जाए। वंस वॉल्यूम ग्रोथ का रिकवरी हो जाए, इस सेक्टर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन इन द सेक्टर हैज़ बीन 4 to 6% लॉन्ग टर्म। सो ऑब्वियसली इस साल में तो 6-7% इंक्रीज तो होना हो सकता है ये सेक्टर में। कमोडिटी प्राइसेस तो डेफिनेटली बढ़ रही हैं और इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। और हर कैटेगरी में लोग देखेंगे कि कौन से कॉस्ट हम अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और कौन से कॉस्ट हम अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी अपनी क्षमता को लेते हुए प्राइस इंक्रीजेस के बारे में कंपनियां जो है सोचेंगी। प्राइमरी फोकस रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ में। अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 साल में बिल्कुल प्राइस इंक्रीजेस हो ही नहीं है। हालांकि इन्फ्लेशन करीब 4 या 5% थी। तो जैसे थोड़ी कॉस्ट बढ़ेंगी तो कंपनीज थोड़ी बहुत लेंगी प्राइस इंक्रीजेस, पर फोकस रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ पे। तो 3 कंपनियों को आपने सुना, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले और मैरिको, और तीनों का कहना है कि बढ़ती इनपुट कॉस्ट की वजह से जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। कौस्तुभ पावस्कर हमारे साथ मौजूद हैं, एफएमसीजी एनालिस्ट हैं शेर खान से। कौस्तुभ, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना वायबल है इन कंपनियों के लिए प्राइस हाइक करना, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड को लेकर अभी भी इश्यूज है। रूरल एरियाज में अभी भी डिमांड जो रिवाइव होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। डिमोनेटाइजेशन के बाद स्थिति थोड़ी सी और डिफर हो गई है। तो ऐसे में भले ही चाहे इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन क्या पॉसिबल है इन कंपनियों के लिए प्राइस हाइक करना? देखिए, अगर इनपुट कॉस्ट अगर हम देखेंगे पिछले 6 महीने में मतलब एक इंक्रीज हमें दिख रहा है इनपुट कॉस्ट में। तो उसे उसे देखते हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली थोड़ी बहुत प्राइस इंक्रीज कंपनीज को लेनी पड़ेगी। बट ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कोई एक कंपनी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में लेगी, सब कंपनीज को उस पर्टिकुलर सेगमेंट में लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो उस सेक्टर और स्पेसिफिक सेगमेंट में जो लीडर रहेगा, ऑब्वियसली सब कंपनीज का उसके ऊपर नजर रहेगी। फॉर एग्जांपल पेंट्स में अगर एशियन पेंट्स लेता है तो बाकी सारी कंपनीज लेगी, या फॉर दैट मैटर सोप सेगमेंट है, अगर GCPL अपना प्राइस इंक्रीज लेगा तो अदर कंपनीज लाइक GCPL वगैरह अपना प्राइस इंक्रीज बढ़ाएंगे। तो ऑब्वियसली हर एक को प्राइस इंक्रीज तो लेनी है, बट कैसी लेनी है, कितनी लेनी है, ऑब्वियसली वो कंपटीशन फैक्टर और डिमांड एनवायरनमेंट को ऑब्वियसली उसका अंदाजा लेके ही कंपनीज लेंगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहता हूँ मिस्टर पावस्कर, ये जो प्रोडक्ट कुछ बता रहे हैं ये कैटलॉग इनका बड़ा होगा जिसमें दाम बढ़ाने वाले 6 से 7%, या फिर पर्टिकुलरली कैटलॉग थोड़ा सा छोटा होगा? ठीक है, परसेंटेज राइज समझ में आ गया 7%, बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, ऐसा कुछ आकलन है आपका? देखिए, ये पोर्टफोलियो रहता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में पोर्टफोलियो रहेगा, और जो SKUs ज्यादा बिकते हैं मार्केट में और जो प्रीमियम SKUs है उसमें ज्यादा प्राइस इंक्रीज होगा, और जो मास सेगमेंट्स में मुझे लगता है उसमें कम प्राइस इंक्रीज होगा। जैसे ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट जैसी स्थिति है उसे देख के कंपनीज अपना डिसीजन लेगी कि कौन से सेगमेंट में कौन से SKU में उनको कितना प्राइस इंक्रीज करना है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रीमियम या थोड़ा जो ज़्यादा लार्ज साइज बनाया है उसमें थोड़ा ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो सकता है, और जो छोटे मास सेगमेंट प्रोडक्ट्स है उसमें कम प्राइस इंक्रीज हो सकता है। बट ओवरऑल वो रॉ मटेरियल प्राइस सिनारियो, डिमांड एनवायरनमेंट सबको उसका एक व्यू लेके ये प्राइस। ठीक है मिस्टर पावस्कर, शुक्रिया ये बताने के लिए कि ओवरऑल फोलियो के हिसाब से चलेगा और दाम बढ़ाना शायद इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल भी रहेगा क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो एक दूसरे को कंपनी ज़रूर देख के ही दाम बढ़ाने का एक फ़ैसला ले सकते हैं, लेकिन ये श्योर है कि जो व्यू मिला है कि दाम तो बढ़ेंगे ही, वो 6% तक बढ़ सकते हैं दाम, ऐसा समझ में आ रहा है।
जी, निताशा शंकर, गौरांग शाह, लक्ष्मी अय्यर हमारे साथ मौजूद और अब चंदन तापड़िया भी मौजूद हैं। पहले इनफैक्ट एफएमसीजी स्टॉक्स की बात हो रही तो निताशा से कमेंट ले लेते हैं। निताशा, क्या व्यू है आपका? अभी आपने 3 मैनेजमेंट को भी सुना, शेयर खान का भी व्यू सुना। अब कंपनियां तो कह रही हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद स्थिति जो है वो सामान्य हो रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, Q3 के मुकाबले Q4 बेहतर भी होगा, लेकिन अर्निंग्स भी आपने देखी, डिमांड का ट्रेंड भी आपने देखा है और स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी देखी है। अभी आइडल स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? क्या करें वो निवेशक जो ऑलरेडी पोजीशंस बनाए हुए हैं या फिर जो खरीदना चाहते हैं? एफएमसीजी एक डिफेंसिव सेक्टर है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा एंड ऑलरेडी उसके जो आपके जितने हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं उसमें दिखाई देना शुरू हो ही गया है कि मे बी द कंजम्पशन इज़ नॉट बैक एट द लेवल एट विच इट वाज प्री डीमोनेटाइजेशन, बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग. इट्स नॉट एज बैड एज वॉट एवरीबडी हैड फोरकास्टेड वे बैक इन December. तो उसको देखते हुए एफएमसीजी इज़ अ गुड स्पेस टू बी इन योर पोर्टफोलियो. विज़िवी द लार्जर कैप्स, हम लोगों के हिसाब से जो मिड कैप कंपनीज हैं जैसे मैरिको है, इमामी है, दीज आर द एरियाज वे यू कैन फाइंड बेटर वैल्यू एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप, क्योंकि इन कंपनीज ने एक अच्छा नीश बना लिया है और वो नीश को इन लोगों ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है एंड दे बीन एबल टू डू अ गुड जॉब ऑफ इट. एंड ठीक है, अगर किसी तरह से प्रेशर आता है मार्जिन्स पे, दे मे टेक अ प्राइस हाइक, सभी कंपनीज ने इंडिकेट भी किया है, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा मार्जिन्स के साइड पे. एंड मार्जिन शुड ओनली कंटिन्यू टू रिमेन ईदर स्टेबल और in fact even improve given this niche kind of concentration. So these would be the companies we would prefer to remain positive on for the long term perspective. ठीक है, इस बीच आप कुछ एक और शेयर देखिए. आज एविएशन के अलावा भारत फाइनेंशियल ये करीब 5% अभी दिन के उच्चतम स्तरों पर है. मार्क्सन्स में भी करीब 3-3.5% की बढ़त देखने को मिल रही है. जुबिलिएंट फूड एक और शेयर है, यहाँ पे भी अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिली है. इसके अलावा आप देखेंगे SKF इंडिया, OFFS यानी कि ओरेकल फाइनेंस, ये भी अच्छा चल रहा है. आज डेरिवेटिव्स की कॉल है ये, इस पे आप नज़र रखें. और येस बैंक ये साल के उच्चतम स्तरों के आसपास चलता हुआ, ये भी दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ये भी ट्रेड कर रहे हैं. ये येस बैंक पे गौरांग आपका व्यू क्या है? ये कितना और चलने वाला है अभी? चलने के लिए तो बहुत लंबा समय है इसके लिए, और पिछले 18 महीनों से अगर आप 18 तिमाहियों से, आई बेग योर पार्डन डिम्पी, अगर आप देखने जाए तो एक शानदार तिमाही दर तिमाही नतीजे लेकर के ये बैंक आती है, ये और इंडसइंड बैंक, और कुछ हद तक बाकी जो मझौली बैंक है वो भी. अब जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके से ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है बैंकिंग क्षेत्र का योगदान कुछ ज़्यादा ही होगा इस पर्टिकुलर माहौल में. और उस लिहाज से हमें लग रहा है कि और एक ये बैंक ऐसी है डिम्पी, अगर आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों पहले, करीबन साल भर पहले, जब 2 गुटों में बोर्ड की विशेषता को लेकर के कुछ मतभेद हो रहा था, तो ये स्टॉक करीबन 300 के आसपास लुढ़क गया था और बहुत सारे लोगों ने इस पर बेफिजुल टिप्पणियां भी की थी. और अब हकीकत ये है कि वो 300 के उसके इर्द गिर्द वाला स्टॉक आज 1400-1500 के आसपास है. और जो नतीजे आए हैं, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले तिमाही नतीजे और साल दर साल नतीजे बहुत ही बेहतर होंगे. हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो, लेकिन ऊपर के तरफ के दायरे अभी बाकी है. अदर डिस्क्लोजर हमारी ख़रीदारी की राय बरकरार है. ठीक है, तो आज एक विशेष दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसलिए पूरा पैनल हमारे साथ है और शर्मिला जोशी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. उनसे भी समझेंगे कि ओवरऑल मार्केट के अंदर इस समय हमको करना क्या है. और साथ ही चंदन तापड़िया भी हैं, उनसे हम एक F&O का व्यू भी लेंगे, मार्केट के अंदर इस समय क्या रुख होना चाहिए. लेकिन लक्ष्मी, एक सवाल आपसे ये है कि बैंक ने अभी मिनिमम जो बैलेंस है बैंक्स में SBI ने वो बढ़ा दिया है. ये वैसे तो देश का सबसे बड़ा बैंक है, 31 करोड़ निवेशकों का फ़र्क पड़ेगा जो जमा करने वाले हैं ग्राहक हैं. लेकिन आप बताइए SBI को फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक जो रफ़ कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर इनका मिनिमम बैलेंस जो पहले 1000 रुपये हुआ करता था वो 5000 हो गया. मैं एक एवरेज कर देता हूँ अलग अलग रीज़न के हिसाब से, मेट्रो, नॉन मेट्रो, ग्रामीण इलाका, फिर भी 1 लाख प्लस करोड़ की रकम इनकी बैलेंस शीट में आ जाएगी सिर्फ मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने से ही. जी बिल्कुल, ये बैंकिंग के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव स्टेप रहेगा, क्योंकि आप जो ये जो हम का और सा की बात करते हैं, इफ़ेक्टिवली यहाँ पे हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं. ये जो
कोई भी बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो, उनके लिए काफ़ी सस्ता माध्यम है पैसे उठाने के लिए। और आज की तारीख में अगर आप देखोगे डिमोनेटाइजेशन के चलते या नोटबंदी के चलते काफ़ी पैसा ऑलरेडी झूम रहा है लिक्विडिटी के तौर पे सिस्टम में, तो ये हमारे हिसाब से काफ़ी एक पॉजिटिव स्टेप रहेगा बैंक के लिए। और वो जो ओवरऑल जैसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, आप उसको रिड्यूस करने की जो बात कर रहे हो, ये मिनिमम अमाउंट आपने बढ़ा के आपने बाय डिफ़ॉल्ट एक अपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में थोड़ा योगदान हमारे हिसाब से रहेगा। और ये ऑन अ स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस हमारे हिसाब से लेंडिंग रेट्स पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकता है, क्योंकि जितना आपका जो कासा का प्रपोर्शन बढ़ता जाता है उतनी आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होती जाती है और उसका आप फायदा उठा सकते हो लेंडिंग के माध्यम में। इनफैक्ट इसी मसले पर एसबीआई के एमडी रजनीश कुमार से जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि जनधन खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। इस चार्जेस जो है वो हर साल रिव्यू होते हैं जी, और 1 अप्रैल से नए सर्विस चार्जेस जो है वो रिव्यू करने के बाद उनका कुछ ट्विकिंग किया गया है। और मंथली एवरेज बैलेंस पे जो है 1 अप्रैल से 4 उसमें विभाजन किया गया है, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो। ओके। और रूरल के लिए 1000, सेमी अर्बन के लिए 2, अर्बन के लिए 3 और मेट्रो के लिए 5000। और इसमें जो जनधन के अकाउंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अकाउंट है, BSBD अकाउंट है, उनके लिए जो है ये रिक्वायरमेंट लागू नहीं है। राइट। लेकिन जो इसका जो बिजनेस केस है या किस लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि बैंक को जो है इन अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत आती है जी, और काफी सुपरफ्लूअस अकाउंट भी खुल जाते हैं जी। जैसे उदाहरण के तौर पे आज स्टेट बैंक के पास 32 करोड़ से ज्यादा अकाउंट है। 10-11 करोड़ अकाउंट जो है जी, वो जनधन और फाइनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत डुप्लीकेट अकाउंट्स हैं। और दूसरा एक और चीज है कि ये बचत खाता है, तो बचत खाते में बचत तो होनी चाहिए। तो हमको लगता है कि थोड़ा लोगों को ये एनकरेज भी करेगा कि अपना जो है कुछ सेविंग्स जो है वो सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखें। और चार्जेस बहुत मॉडरेट और मॉडेस्ट हैं।